Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. फ्रेंड्स प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करें। हो सकता है आप बिजी होंगे, कमेंट करने में 1-2 सेकंड का टाइम लगता है तो कर सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड इंग्लिश, एमसीक्यूज, लिटरेचर और ग्रामर ये कंबाइन चल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है जिसका पार्ट 4 डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स 3 पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दी है। यदि आपने वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ वॉच कर लीजिए। मेहनत करते रहिए, आप सिलेक्शन पाकर रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जो मेहनत करता है वो निश्चित रूप से सिलेक्शन पा करके रहता है। तो हम आज का ये महत्वपूर्ण बड़ा जबरदस्त सेशन होने वाला है, बने रहिए वीडियो पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है। व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज जोसेलिन बाई गाल्सवर्दी। जोसेलिन है गाल्सवर्दी साहब का, वो किस तरह का वर्क है? नॉवेल है, ड्रामा है, ऐसे है या पोएम है? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपने करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लिया हुआ। तो फ्रेंड्स ये नॉवेल है। क्या है? नॉवेल। गाल्सवर्दी का ये फर्स्ट नॉवेल है। कैसा है? फर्स्ट नॉवेल है। ये पूछा जाता है कौन से नंबर का, तो फर्स्ट नॉवेल है ये। और ये कब पब्लिश हुआ था? ये 1898 अंडर स्वीडोनिम, मतलब स्वीडोनिम अंडर ये। और कभी भी ये रीप्रिंटेड नहीं हुआ, नेवर रीप्रिंटेड। तो उसकी 2-3 चीज़ें, तो पहला नॉवेल है ये, 1898 में आया था, फर्स्ट नॉवेल है, एक चीज़ इसमें होगी। और ये नेवर रीप्रिंटेड, कभी दोबारा प्रिंटेड ये नहीं हुआ। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी थी इसमें। दूसरा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। इनएल्यूटेबल किससे संबंधित है? क्या मतलब इसका? डिनोट्स करता है इम्पॉसिबल टू बी एक्सप्रेस्ड थ्रू डिस्क्रिप्शंस, या लेक ऑफ ओपननेस टू न्यू आइडियाज i.e. नैरो माइंडेडनेस, इम्पॉसिबल टू अवॉइड और वीक हैबिट, या डी नंबर है कंटेनिंग और इम्प्लाइंग प्रेजुडिस। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर फाइंड आउट करना है कि इसका क्या मीनिंग निकल रहा है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, इम्पॉसिबल टू अवॉइड और इवेड। इसका मतलब होता है, अगर देखा जाए तो प्राइमरी डेफिनेशंस की होती है और आइडियाज और फीलिंग्स द वर्ड एक्सप्रेसेस दैट मेक्स इट क्लियर। ओके, ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे, आप देख सकते हैं। जहाँ हमें आवश्यकता हो हम बताएंगे। विच टाइप ऑफ पोइट्री लेमेंट्स ऑफ डेथ एंड फीचर्स शेफर्ड्स। लेमेंट्स विलाप करते हैं मृत्यु पर, और जो शेफर्ड गडरिया या चराभा इनके ऊपर जो विशेष तौर से एलर्जी, जो मतलब पोइट्री लिखी जाती है उससे कैसी होती है, क्या कहा जाता है उसे? एलर्जी कहा जाता है, या पास्टोरल एलर्जी कहा जाता है, या सोनेट, या ओड। इसकी कौन सी फॉर्म होती है? तो फ्रेंड्स ये पास्टोरल एलर्जी कहलाती है। ओके, पास्टोरल एलर्जी का मतलब होता है किसी डेथ पर, मृत्यु पर जो है एक शोक गीत गाया जाता है, और जो खास तौर से देहाती चराभा या विलेज से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। देखिए महत्वपूर्ण चीज आ रही है, ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन दिया है कि सेंटेंस दिया, इसको आपको क्या बनना है? सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है और कंपाउंड में बनाना है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें
सिंपल सेंटेंस में केवल एक सिंगल फाइनाइट वर्ब होती है। क्या होती है? फाइनाइट वर्ब, एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। तो हमारा सिंपल सेंटेंस दिया हुआ देख सकते हैं आप, बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस ही केप्ट इट। तो प्रीपोजिशन के थ्रू ये बनाया गया है, तो इसको हमें कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड क्या होता है? दोनों ही जो हमारी क्लॉज होती है पैरेलल होती है। ओके, दोनों जो है बराबर क्लॉज मानी जाती है। तो इसमें सम कंपाउंड सेंटेंस कौन सा देख सकते हैं आप? He not only made a promise but he also kept it। ये है आंसर। या फिर he not only made a promise but he kept it। सी है he made a promise but he kept it। he not only made a promise but kept it। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फटाफट उत्तर कीजिए, आंसर कौन सा इसका उत्तर सही है। देखिए फ्रेंड्स, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है। अब क्रम भी इसका होता है, जैसे लिखा है ही नॉट ओनली मेड, तो नॉट ओनली के बाद क्या दिया? मेड दिया है, ये भी ध्यान रखना है, मतलब वर्ब दिया है, ठीक है। अब बट आल्सो के बाद भी क्या वर्ब है, तो ये हमारा सही सिस्टम है। अगला देख लीजिए, ही नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस बट ही केप्ट, तो इसमें आल्सो नहीं है, इसका मतलब हमारा ये नहीं हो सकता। अगला वाला, ही मेड ए प्रॉमिस बट ही केप्ट इट, उसने एक वादा किया लेकिन उसने ऐसे तो वादा किया लेकिन, तो ये कोई भाव नहीं बन रहा है। बट का मतलब अपोजिट सेंस होना चाहिए, तो उसमें उसने वादा किया लेकिन उसने निभाया, तो ये अपोजिट सेंस नहीं है, इसका मतलब कि हमारा सेंटेंस सही नहीं है। ही नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस बट केप्ट इट, इसमें भी क्या है? आल्सो नहीं है, तो नॉट ओनली बट आल्सो का पेयर चलता है। तो देख लीजिए, देखिए इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ये दो में है। अब यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ भी आल्सो नहीं है, मतलब तीनों में आल्सो नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट वाला हमारा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ही नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस, उसने न केवल एक वादा किया, बट ही आल्सो केप्ट इट, बल्कि इसने इसे निभाया भी। अब दोनों का मीनिंग एक होना चाहिए, जैसे इसका दिया है सिंपल का, बिसाइड मेकिंग ए प्रॉमिस, बिसाइड साथ साथ मेकिंग ए प्रॉमिस ही केप्ट इट, उसने वादा करने के साथ ही इसको पूरा भी किया, तो उसने न केवल वादा किया बल्कि इसे पूरा भी किया, तो हमारा ए ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। सबका मीनिंग देखना है, नॉट ओनली बट आल्सो का पेयर होता है। अगर आपको ग्रामर संबंधी वीडियो चाहिए तो आप लिख सकते हैं, उस पर भी हम वीडियो बना सकते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर ट्रांसफॉर्म में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सिंथेसिस खास तौर से डिस्टर्ब करती है कैंडिडेट के लिए, तो सिंथेसिस पर वीडियो हम बना सकते हैं। अगला देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखिए काफ़ी बड़ा ये आपका एक पैसेज है, इसको आप पढ़ सकते हैं। कुछ सेकंड मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। पैसेज इसलिए डाला है कि इस तरह क्वेश्चन पैसेज से पूछे जाते हैं, इसके फटाफट हम आंसर करेंगे, ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, बड़ा पैसेज है। तो पैसेज को देखिए क्या करना है, आपको एक बार पढ़ना है, जैसे हम यहाँ बता रहे, इस तरह एग्जाम में आपको पढ़ना है, और पढ़ते पढ़ते आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, 2 मिनट में लगभग अपनी रीडिंग पूरी कर लेंगे। फिर आपको तुरंत क्या करना है, दोबारा नहीं पढ़ना है। कई बार कहते हैं लोग बार बार पढ़ना, नहीं, इतना समय नहीं होता हमारा, एक बार पढ़िए, फटाक आप क्वेश्चन पर आइए। तो मोस्टली जो हमारे आंसर्स होते हैं वो एक बार पढ़ने से निकल जाते हैं, कुछ बचते हैं दोबारा, उन्हें दोबारा आप रीड करके जहाँ पॉइंट दिया है वहीं पर आप पढ़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ह्यूमन बींग्स विच टू बी पार्ट ऑफ विच नॉर्म्स। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। तो चारों में से आप करेक्ट आंसर आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पैसेज के अनुसार लिखा है, अकॉर्डिंग टू पैसेज ह्यूमन बींग्स विश टू बी पार्ट ऑफ विच नॉर्म्स, तो किस नॉर्म्स पर। अब देखिए हमें ये लाइनें देखनी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पैसेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो हमें दिख रहा है कि किस चीज़ पर, तो आप देख सकते हैं नॉर्म शब्द कहाँ है, मतलब बहुत इजी आइडिया हम बता रहे हैं। तो देख लीजिए इसमें किस नॉर्म्स पर दिया हुआ है, अगर आपको वर्ड्स मिलते हैं वहीं से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहीं भी हमें ये वर्ड देखने को नहीं मिल रहा है, नॉर्म्स है या ह्यूमन बींग्स है। अगर इसके बारे में कहीं भी आपको आ रहा हो तो आप पढ़ सकते हैं फटाफट हम तेजी के साथ। अब देखिए यहाँ आ गया ह्यूमन बींग, हमने वर्ड थोड़ा सा देखा, ज़्यादा टेक्निक नहीं लगानी है दिमाग की। कि वाई नेचर ह्यूमन बीइंग वांट टू बी पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी ऑफ पीपल। तो देखिए कम्युनिटी वर्ड आ गया, अर्थात कल्चर। यहाँ तक पढ़ा तो हम तत्काल वहीं पहुँचे, ज़्यादा कहानी नहीं पढ़नी है, बस हमने शब्द ढूंढ लिए, नेचर आ गया, ह्यूमन बीइंग आ गया, कम्युनिटी आ गया, बस ज़्यादा नहीं ध्यान देना। अब आप इसमें देख लीजिए कम्युनिटी में बात चल रही है, तो इसमें कम्युनिटी वाला वर्ड फटाफट आंसर आप देंगे। देखिए ये भी नहीं है तो इसमें मतलब पहला ही वाला ही है। और मोस्टली जो एक और इसका आप आइडिया बता रहे हैं कि ज़्यादा जो बड़े इसके रेस्पॉन्स होते हैं, जो लॉन्ग रेस्पॉन्स होंगे इसके, वो मोस्टली आपके आंसर्स होंगे। एक आपको टेक्निकल वर्ड बता रहे हैं, वे बता रहे हैं, जैसे ABCD में से जो ज़्यादातर लॉन्ग दिखेगा, मतलब 80% बता रहा हूँ उसके आंसर निकलते हैं। तो यहाँ खटाकम जल्दबाजी में अगर टाइम नहीं बच रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, हालांकि टाइम बचाएं, पैसे से ही हमें सिलेक्शन दिलाता है, ध्यान रखें। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए कम्युनिटी ऑफ पीपल विद शेयर्ड कल्चर्ड एंड सोशियो इकोनॉमिक, इस पर ये आधारित है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ हार्ड इंस्टिक्स। अब देखिए इसमें भी ABCD आप आराम से आंसर इसका पढ़ेंगे और उत्तर देंगे। अब आपको दिख रहा है ABCD में से लॉन्ग कौन सा दिख रहा है, तो इसका यही आंसर आप पढ़ के देख सकते हैं, लेक ऑफ इंडिविजुअल डिसीजंस मेकिंग और इंट्रोस्पेक्शन, यही इसका आंसर है। मैं अगर पीछे पैसे पढ़ूंगा, अगर ढूंढ सकते हैं आप पीछे, टाइम है आपके पास, ज़्यादा टाइम मेरा बड़ा वीडियो हो जाएगा इसलिए नहीं मैं कर रहा हूँ। तो एक थोड़ा आइडिया आपको दिया कि लॉन्ग जो इसका मतलब आंसर रेस्पॉन्स होगा, मोस्टली वो आपका जो है रेस्पॉन्स मिल जाता है। अब अगला हम देखते हैं 7th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्टली डिफाइंस हार्ड इंस्टिक्ट। अब A, B, C और D। देखिए मैं बहुत बड़ा आपको इजी आइडिया बता रहा हूँ। 1, 2, 3 लाइन है ए वाले में हमारा, बी वाले में 3 लाइन का आंसर है। थोड़ा देखिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आपको उत्तर निकालने का तरीका बता रहा हूँ। देखिए 3 से एक शब्द एक्स्ट्रा है, दूसरे वाले में 3 लाइन भी नहीं है पूरी, और तीसरे वाले में उसमें 3 लाइन है, और देखिए चौथे वाले में भी 3 लाइन से थोड़ा सा एबव है। तो हमारा ऑप्शन ABCD में से आपको छांटना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन इसमें देखिए लगभग बराबर हैं। इन्वेस्टर्स डू व्हाट अदर इन्वेस्टर्स आर डूइंग रादर देन डूइंग देयर ओन एनालिसिस। तो हमारा C ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा फ्रेंड्स। आप पढ़ कर देख सकते हैं, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। ओके, अगला वाला क्वेश्चन हमारा, which of the following statement are true regarding the examples of hard instincts। तो इसमें 2 दिए हैं, तो इसमें आधार पढ़ेंगे आप। बाइंग एट द टॉप ऑफ ए मार्केट रैली, जंपिंग ऑफ द शिप इन ए मार्केट सेल ऑफ। मतलब आपको इसमें देखना है कि कौन सा सही है। A इज फॉल्स, B इज ट्रू। बाइंग एट द टॉप ऑफ ए मार्केट रैली, जब मार्केट रैली टॉप पर हो तो हमें बाइंग करना चाहिए। मार्केट रैली क्या हो, टॉप पर हो तो बाइंग करना चाहिए। बाइंग मतलब खरीदारी करो। एट द टॉप ऑफ ए मार्केट रैली, जब मार्केट में रैली आ रही हो तो उस समय हमें क्या करना है, बाइंग करना है। जंपिंग ऑफ द शिप इन ए मार्केट सेल आउट, तो जंपिंग ऑफ करना जब सेल आउट हो रहा हो। इसका मतलब क्या है, जंपिंग ऑफ करने से सेल हो रहा हो तो हमें जंपिंग ऑफ करना है, मतलब वहाँ से हट जाना है मार्केट से। इसका मतलब ये दोनों ही ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सेंस इसके अनुसार अगर पढ़ेंगे तो सही है। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका C, बोथ A एंड B आर ट्रू। कुछ सेंस पे लगाएंगे ज़्यादा, इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत आपको टाइम खराब हो। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैंकिस्टाइन इज ए नोटेबल वर्क फ्रॉम विच लिटरेरी पीरियड। तो ये फ्रैंकिस्टाइन
ये बड़ा नोटेबल वर्क दिया है। किस लिटरेरी पीरियड से बिलोंग करता है? रोमांटिक एज से है, विक्टोरियन एज से है, मॉडर्न एज से है, या नन ऑफ द एबव? फटाफट आंसर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये आपका रोमांटिक एज से है। किससे है? रोमांटिक एज से है। और ये कब लिखा गया था? 1816 में इसे लिखा गया। ठीक है, 1816 में से लिखा गया था। अब ये है क्या चीज? ये नॉवेल है। क्या है? देखिए हमारा ऑप्शन ए हो गया 1816, 1816 में इसे लिखा गया था। ओके, अब ये है क्या? ये हमारा नॉवेल है। किसका है? ये शैली साहब का है, पीवी शैली का। 1816 में लिखा गया था, नॉवेल है और शैली का है। क्योंकि शैली रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, तो हमारा ए ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। नेम द क्वेट फ्रॉम द प्ले द टेम्पेस्ट। कुछ इसमें क्वेट दिए हुए हैं, तो आपके लिए उस क्वेट को छांटना जो टेम्पेस्ट से संबंधित है। द टेम्पेस्ट शेक्सपियर का प्ले है, तो कौन सा इसमें दिया गया? फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। देख सकते हैं आप, कौन सा है इसका? मर्सी इटसेल्फ एंड फ्रीज एंड फॉल्स एज यू फ्रॉम क्राइम्स वुड pardoned be, let your indulgence set me free, double double toil and trouble, fire run and cauldron bubble, none of the above। ए बी सी में से करेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स आप ये लाइनें देख सकते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर आपका होगा, जो कि टेम्पेस्ट की लाइन है। देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं आप। विच पोइटिक फॉर्म इज रिटन विद ए प्रेसाइज मीटर दैट डज नॉट राइम। और आपको वो पोइटिक फॉर्म दिखना है, इसके बारे में हम काफ़ी वीडियो बना चुके हैं फॉर्म के बारे में। लिटरेरी फॉर्म के करीब 15, 20, 30 वीडियो पढ़े हैं, आप देख सकते हैं। उसमें जो हमारी लिखा है कि डज नॉट राइम, जिसमें राइम नहीं होती है, वो हमारा कौन सा पोइटिक फॉर्म होता है? राइम्ड पोइट्री होती है, ब्लैंक वर्स होता है, हैक्यू होता है, एलेजी होता है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स का मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई मीटर वगैरह नहीं होता है, कोई तुकबंदी नहीं होती है, और मोस्टली इसमें जो है लाइनें आगे पीछे होती हैं। कोई फिक्स नंबर लाइन्स नहीं होता कि इतने लाइन में ये लिखा जाएगा, तो वो आपका क्या कहलाता है? हमारा जो है। अब राइम्ड पोएट्री, देखिए इसका आंसर तो भी होगा राइम्ड पोएट्री, इसमें राइम होती है, अपना मीटर होता है इसका। कोई भी राइम बाद में दी होगी, राइम आप समझते हैं कि लास्ट की लाइन से पहचाना जाता है। हैक्यू क्या होता है? हैक्यू के बारे में हम बताएं फ्रेंड्स, तो ये 3 लाइन्स की जापानी लिटरेरी पोएम्स होती है। 3 लाइन्स जापानी, क्या है? जापानीज, जापानी लिटरेरी फॉर्म होती है। ठीक है, अब आपका एलेजी। अब एलेजी होता है एक तरह का पोइट्री होती है जो मोस्टली लेमेंट, अभी पीछे हम बताएं, लेमेंट पर मतलब विलाप, लेमेंट किसी की डेथ पर, ठीक है, किसी की मृत्यु पर हम उसके लेमेंटेशन या उसकी सैडनेस या उसके दुख को शो करने के लिए मोस्टली इस तरह की एलेजी लिखी जाती है। तो शोकगीत कहते हैं, ये लेमेंट से संबंधित है। ये 3 लाइन्स की पोएम है, 3 लाइन जापानी पोएम, और ये आपका राइम क्वेश्चन राइमिंग होती है, और ऑप्शन का बी करेक्ट होगा, ब्लैंक। 12 नंबर दिया है, विच लैंग्वेज वाज टेट्राकॉर्डन ओरिजिनली रिटन इन। ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको इसको बताना है। ये पहले वर्क किसका है ये पता होना चाहिए। तो ये मिल्टन साहब का वर्क है। किसका है? मिल्टन का वर्क है। इसके जो राइटर हैं, लेखक हैं,
वो मिल्टन साहब हैं। और ये वर्क कब आया था? 1645 में। ठीक है। और ये कौन सी लैंग्वेज का है? तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। कौन सा? इंग्लिश वर्क है, मिल्टन साहब का है, 1645 में आया था। 13 नंबर है, व्हाट इन्फ्लुएंस जॉन मिल्टन टू राइट द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। बताना है आपके लिए कि कौन सी चीज ने इन्फ्लुएंस किया था जॉन मिल्टन के लिए इसे लिखने के लिए, द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन डाइवोर्स। इनका वर्क है। हिज ब्रदर सर्कमस्टांसेस, हिज ओन एक्सपीरियंस, हिज फ्रेंड्स प्रॉब्लम, हिज पेरेंट्स इश्यूज। किस कारण कौन सी चीज से प्रभावित हुए थे तो उन्होंने ये लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, हिज ओन एक्सपीरियंस। डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, आपको जानकारी के लिए बता दें, जॉन मिल्टन साहब ने ये वर्क लिखा था, नाम तो उसमें दिया ही है मिल्टन। ये कब लिखा था? तो ये फ्रेंड्स ये पब्लिश हुआ था आपका 1643 में पब्लिश हुआ था ये, 1643 में। क्योंकि और इसका सेकंड एडिशन आया था 1644 में, ये सेकंड एडिशन आया था, इसको भी ध्यान रखना है। क्योंकि उनकी जो पत्नी थी उससे उनका विवाद चल रहा था, तो डाइवोर्स के चक्कर में उन्हें काफ़ी डिस्टर्ब था और काफ़ी परेशानी थी कि उनको बार बार किसी कारणवश जो है मतलब उसमें डाइवोर्स नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने इसलिए लिखा था द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। तंग आकर के तो उनके ओन एक्सपीरियंस थे, खुद के एक्सपीरियंस, उस पर उन्होंने लिखा था। 14 नंबर है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रामर से संबंधित, इसको ध्यान दीजिए। कौन सा ऐसा, देखिए नोट वर्ड दिया है, कौन सा करेक्ट नहीं है? 3 करेक्ट होंगे, एक इसमें इनकरेक्ट होगा। तो इफ द सेंटेंस स्पोकन बाय द स्पीकर इज रिटन विदाउट एनी चेंज, द सेंटेंस इज सेड टू बी इन डायरेक्ट स्पीच। कहा जा रहा है कि यदि सेंटेंस स्पीकर के द्वारा बोला जाता है और लिखा जाता है बिना किसी चेंज के, तो वो क्या कहलाता है? हमारा डायरेक्ट स्पीच का। सीधी बात है, कोई चेंज नहीं, जो का तो बोल दिया, हमारा क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। इसका मतलब हमारा सही है। दूसरा कह रहा है कॉमाज एंड इन्वर्टेड कॉमाज आर यूज्ड व्हाइल चेंजिंग ए सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में किसी सेंटेंस को बदलते हैं तो कॉमा का और इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया जाता है। ये आप समझ रहे होंगे, इसका मतलब ये सही नहीं है रूल, यूज नहीं किया जाता जबकि हटाया जाता है। अगला कह रहे हैं इफ द सेंटेंस स्पोकन बाय द स्पीकर इज चेंज्ड बाय द नैरेटर फॉलोइंग सर्टेन रूल्स, द सेंटेंस इज सेड टू बी इनडायरेक्ट। जब किसी स्पीकर द्वारा बोले गए सेंटेंस को कुछ रूल्स लगा करके नैरेटर जो वक्ता है अपने भाव से बोलता है, उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो ये हमारा, ये भी रूल हमारा सही है। Pronouns are changed according to subject and object when they are in first and second person respectively while converting direct to indirect speech. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या चीज़? प्रोनाउन बदलते हैं। सब्जेक्ट और उसके मतलब रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को बदलते हैं। इसका मतलब ये सही रूल है, ये भी हमारा। अब आप समझ गए होंगे कि आंसर आपका कौन सा सही है। आंसर आपका बी सही है, क्योंकि नोट पूछा है कौन सा रूल गलत है, तो ये हमारा गलत है। इसका मतलब आंसर हमारा बी सही है। बाकी रूल्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने पर या डायरेक्ट में रहने पर बने रहते हैं। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं रिपोर्टिंग, और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अगला क्वेश्चन डायरेक्शन दिया है, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस दैट फॉलो। ये प्रीपोजिशन संबंधित है। हिज पेरेंट्स ऑफन कनाइव हिज फॉलीज। तो कनाइव के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, ये आपको देखना है। तो फ्रेंड्स अपॉन, एट, विद, ओवर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एट।
हिज पेरेंट्स ऑफन कनाइव एट हिज फॉलीज। देखिए एट का जो यूज है कनाइव के साथ आता है। अब आपको बता दें इसमें देखिए विशेष जो हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं, तो जो वर्ब है कनाइव उसके साथ एट आएगा। इससे संबंधित हमारे इसी चैनल पर करीब आपको 15 वीडियो आसपास मिलेंगे प्रीपोजिशन से संबंधित। उन्हें आप पूरा वॉच कर लीजिए, 100% आपका ये सॉल्यूशन मिल जाए। कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होना है वो हमने सारे वीडियोस बना दिए हैं, आप उसे देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर वो वीडियो आपको देखने हैं अगर आप अच्छा करना चाहते हैं। इसके अलावा कोई चारा नहीं कि आप प्रीपोजिशन तैयार कर लें। प्रीपोजिशन से हर पेपर में 5 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो आने ही आने हैं। अगर आपको ये पता है कि कौन सा वर्ड है, कौन से वर्ड के बाद कौन सा शब्द प्रीपोजिशन आएगा, तो आप आराम से 1 सेकंड के अंदर उत्तर दे देंगे। जैसे कनाइव के साथ आएगा एट, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका और कोई तरीका नहीं, ज़्यादा कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपके लिए। सारे वीडियो देख लीजिए, आपको आसान हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत प्रीपोजिशन वाला नहीं होगा। ओके, अगला देख लीजिए भैया। 16 नंबर है हमारा, हु वाज द फादर ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड। तो ये विक्टोरियन एज के राइटर है। ये मोस्टली पीजीटी में पूछा जाता है और टीजीटी में भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ये रेयर है, रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो पूछा जाता है, पीजीटी के लिए मस्ट है ये 16 नंबर। तो उसमें मैथ्यू आर्नोल्ड के फादर का नाम बताया, एडमिन आर्नोल्ड, E.H. क्लफ, थॉमस आर्नोल्ड या नन ऑफ देम। फटाफट आंसर करिए बहुत जल्दी से। तो मैथ्यू आर्नोल्ड के पिताजी का नाम आपको बताना है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, थॉमस आर्नोल्ड। क्या नाम था? थॉमस आर्नोल्ड। अब मैथ्यू आर्नोल्ड कब पैदा हुए थे? डेट ऑफ बर्थ की बात करें, मैथ्यू आर्नोल्ड की हम बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको रखने हैं। तो 24 मैथ्यू आर्नोल्ड, इसका आंसर हो गया सी। आर्नोल्ड की हम डेट मतलब जन्म बता रहे हैं, तो कब पैदा हुए थे, बॉर्न, कब पैदा हुए थे, बॉर्न ऑन 24 दिसंबर 1822, 24 दिसंबर 1822 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। ओके, तो उसका ऑप्शन सी हो जाएगा, थॉमस आर्नोल्ड इनके फादर थे। 17 नंबर है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज ए नॉवेल बाई। किसका नॉवेल है अंडर द ग्रीनवुड ट्री? इसके द्वारा लिखा हुआ। आसान से आप उत्तर दे सकते हैं इसका आंसर। तो थॉमस हार्डी का है, जॉर्ज इलियट का है, चार्ल्स डिकेंस का है या थाकरे। ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर आपको देना है। फटाफट उत्तर करिए। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, थॉमस हार्डी साहब का ये नॉवेल है। और थॉमस हार्डी ने इसे कब पब्लिश किया था? तो ये 1872 को पब्लिश हुआ था। कब हुआ था पब्लिश? 1872। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं फ्रेंड्स। ये मोस्टली पीजीटी संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं। तो 18 नंबर, इन विच बुक ऑफ चार्ल्स डिकेंस वी फाइंड द करेक्टर कॉल्ड मिस प्रॉस। चार्ल्स डिकेंस का कौन सा जो वर्क है नीचे दिया है जिसमें आपका मिस प्रॉस नामक करेक्टर पाया जाता है? तो ओलिवर ट्विस्ट है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, लिटिल डॉरेट है या ए टेल ऑफ टू सिटीज। फटाफट आंसर आपको करना है। फटाफट आंसर दीजिए कौन सा उत्तर सही है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए टेल ऑफ टू सिटीज। ए टेल ऑफ टू सिटीज आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में ये करेक्टर आपको देखने को मिलता है। चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल है और मिस प्रॉस इसमें आपको करेक्टर देखने को मिलता है। देखिए इनके अलावा एक करेक्टर इसमें और है, ये तो है ही, दूसरा करेक्टर भी पूछ लिया जाता है। तो उसका नाम है लीशी मैनेट।
MANETTE, LUCIE, लूसी मैनेट, ये भी दूसरा करेक्टर भी पूछ लिया जाता है, ये भी किसी का है, उन्हीं का जो है चार्ल्स डिकेंस का ही वर्क है। ठीक, ये टेल ऑफ टू सिटीज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। व्हेन डिड द पोएम ऑफ आइडल्स ऑफ द किंग अपीयर? आइडल्स ऑफ द किंग कब आती है? 1885 में, 1844 में, 1853 में, 1890 में? फटाफट उत्तर करिए फ्रेंड्स। आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया होगा। ये कब आती है? 1885 में, 1885 में। किसकी है ये? तो ये टेनिसन साहब का वर्क है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का वर्क है, 1885 में ये आती है फ्रेंड्स। ओके, और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं फ्रेंड्स, फटाफट इसका भी आपको आंसर करना है। हु रोट सोहराब एंड रुस्तम? विलियम वर्ड्सवर्थ, स्विनबर्न, मैथ्यू आर्नोल्ड, टेनिसन? फटाफट आंसर करिए। करेक्ट आंसर इसका फ्रेंड्स हो जाएगा सी, मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये कब लिखी थी? 1853 को, 1853 को ये पोएम लिखी गई थी फ्रेंड्स। 19वीं सेंचुरी के पोइट माने जाते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड साहब, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। अगर आनंद आ रहा, मज़ा आ रहा है तो ज़रूर लिखा करें, और कोई क्वेरी हो तो भी लिखें। मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। थैंक्स।